माहौल में अभी मीटिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये दुआ है कि इस मीटिंग का कोई नतीजा निकले। यानी चाइना हैज नेवर टेकन वन इंच ऑफ लैंड फ्रॉम अदर कंट्रीज। प्रीमियर शी ने बताया बाइडेन को, टाइम्स ऑफ इंडिया को बताया, हमने आज तक किसी दूसरे मुल्क की एक जमीन नहीं ली। सैनिक वर्सेस सैनिक अगर युद्ध होगा है या कारगिल जैसा, अगर आपको कारगिल का ध्यान हो, अगर उस तरीके का युद्ध होता है तो भारत जो है हावी पड़ेगा चाइना के ऊपर। तो चाइना कभी भी इस आयाम के अंदर भारत से पंगा नहीं लेगा, नहीं लड़ेगा। ये अगर लगा दिए हैं इन्होंने यहां पे, जिसको न्यूज वीक भी कोट कर रहा है, ठीक है, न्यूज वीक भी कह रहा है कि इन्होंने मिसाइल्स को लगा दिया है, जो कि बड़ी बदकिस्मती है। ये तो इसका इस पूरे माहौल में अभी मीटिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये दुआ है कि इस मीटिंग का कोई नतीजा निकले, मतलब नतीजा निकले इंडिया और चाइना के दरमियान। कम से कम जो तैयारी हो रही है कि वहां पे मिसाइल्स नस्ब हो रहे हैं और वहां पे विलेजेस बन रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर आ रहा है, फौजें पहुंच रही हैं, पैराट्रूपर्स आ रहे हैं, और ये दोनों की तरफ से ये बात डिक्लेयर हो चुकी है कि हम एक लॉन्ग डार्क विंटर की दोबारा तैयारी कर रहे हैं। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने भारत के संबंध में पूछे गए एक सवाल के जवाब में यह कहा है कि हमने किसी भी देश की कोई भी जमीन 1 इंच भी कब्जा नहीं किया है। चीन के राष्ट्रपति का यह कबूलनामा भारत में रहने वाले उन लोगों के मुंह पर तमाचा है जो हमेशा चीनी सैनिकों का नाम लेते हुए भारतीय सीमा में घुसकर कब्जा करने की बात कहते हैं। इसी हकीकत से रूबरू कराती आज की परिचर्चा, आइए सुने। भारत को अब एलएसी पे चाइना के साथ जो कशीदगी है उसको कम करना चाहिए, क्योंकि अब स्ट्रेटेजिक पार्टनर से ज़्यादा इकोनॉमिक पार्टनर्स जो हैं वो वैल्यू रखते हैं। बिल्कुल, और ये नहीं देखें, इकोनॉमिक पार्टनर्स तो वो हैं, लेकिन सवाल ये है कि मसला तो स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स का है ना, कि क्या स्ट्रेटेजिक पार्टनर अमेरिका के हैं? तो फिर अमेरिका इस पूरी सूरत हाल में क्या ऐसी चीज़ है जो इकोनॉमिक फ्रंट पे वो इंडिया को दे रहा है और वो बाकी दुनिया को नहीं दे रहा? में वैसे तो अल्लाह करे कि मामला ठीक हो जाए, लेकिन इन सर्दियों में अगर जंग होती है तो ये कोई मुनासिब नहीं है। जंग तो किसी भी इशू का, और वो खास तौर पे जो उसका पिछले साल हमने एक बहुत ही बुरे मनाजिर देखे कि वहां पे बाकायदा जो दोनों साइड्स के लोग थे उनको डंडों से और पे कांटे लगे हुए, और उस बॉर्डर एरियाज पे, बॉर्डर तो है ही नहीं खैर अभी, लेकिन जो भी वो एरियाज हैं वहां पर वो एक दूसरे को मारा गया और वो बड़े तकलीफ मनाजिर थे। तो ये डायलॉग कामयाब होना, लेकिन इनके अंदर कोई तीसरा फरीक नहीं आ रहा, ना यूनाइटेड नेशंस है, ना इसमें कोई और मुल्क है, ना कोई दरमियान में सुलह करवा रहा है। देखें, पाकिस्तान इंडिया के क्राइसिस होता है, कभी बहुत ज्यादा हो जाता है तो दुनिया के और मुल्क खामोशी से आ जाते हैं दरमियान में, लेकिन यहाँ इंडिया और चाइना के दरमियान में कोई मुल्क भी नहीं आ रहा। कोई सैनिक वर्सेस सैनिक अगर युद्ध होगा है या कारगिल जैसा, अगर आपको कारगिल का ध्यान हो, अगर उस तरीके का युद्ध होता है तो भारत जो है हावी पड़ेगा चाइना के ऊपर। तो चाइना कभी भी इस आयाम के अंदर भारत से पंगा नहीं लेगा, नहीं लड़ेगा। तो ये एक आयाम है, ये एक स्तर है। उसके बाद एक दूसरा स्तर है जो कि न्यूक्लियर वॉर का स्तर है, बहुत ही खौफनाक स्तर है। वहां ऑब्वियसली कोई भी नहीं जाना चाहेगा, क्या चीन, क्या हिंदुस्तान, क्या कोई भी दुनिया का मुल्क, चाहे नॉर्थ कोरिया जैसा पागल मुल्क क्यों ना हो, वो भी न्यूक्लियर वॉर वाले स्पेस में नहीं घुसना चाहेगा। तो अगर न्यूक्लियर वॉर वाला जो बैंड ये है और टैक्टिकल लेवल वाला बैंड ये है, तो जो बीच का जो इलाका है, बीच का जो एरिया है, वहां पर युद्ध जो है निर्धारित होगा। और इस बीच के इलाके में, बीच के जो बैंड में, जो कि न्यूक्लियर वॉर से नीचे है और टैक्टिकल बैटल से ऊपर है, यानी कि स्ट्रेटेजिक स्पेस के अंदर वो चीज आती है। अगर इसके अंदर निर्णय होना है तो वो किन चीजों से होना है? वो होना है कन्वेंशनल क्रूज मिसाइल्स, कन्वेंशनल शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स, कन्वेंशनल आपके ड्रोन्स और कन्वेंशनल हथियारों से लेस स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स और आपकी एयरफोर्स। और इन सबको निपटने के लिए भारत ने भी पूरी तैयारी करी हुई है। भारत ने भी रॉकेट फोर्स बनाने की कवायद शुरू कर दी है। हमारे पास भी
ब्रह्मोस है, अग्नि-1 है, पृथ्वी है और इस तरीके की और मिसाइल्स जो हैं वो इस स्पेस को बहुत अच्छी तरह बखूबी एक्सप्लॉइट कर सकती हैं। हाल ही में हमने इजराइल से आर्म ड्रोन्स भी खरीदना शुरू कर दिया है और उनका भी इसी स्पेस के अंदर इस्तेमाल होगा। तो अगर ये सारी चीजों का इस्तेमाल इस स्पेस में होगा तो जो हथियार जो अब रशिया से आ रहा है दैट इज S-400, ये गेम अपनी सारी इंडस्ट्रीज को क्या इंडिया शिफ्ट। भारत और चीन के बीच 3440 किलोमीटर की लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक सीमा रेखा है, पर अभी तक दोनों देशों के बीच इस सीमा रेखा का निर्धारण नहीं हो पाया है, यानी बॉर्डर डिस्प्यूट जारी है। इस कारण इसे अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा नहीं कहा जाता है बल्कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल LAC कहा जाता है। चूंकि इस 3440 किलोमीटर की सीमा रेखा पहाड़, नदी, नाले आदि से गुजरती है, इसलिए बर्फ के कारण बरसात के दिनों में इस सीमा की वास्तविक स्थिति कुछ बनते बिगड़ती है। इस कारण कई बार भ्रमवश एक देश के सैनिक दूसरे देश की सीमा में प्रवेश कर जाते हैं। हालांकि फिर बीच बचाव करके या फिर मिलिट्री स्तर की वार्ता होने के बाद फिर मामला पुनः स्थिति पर लाया जाता है। पिछले साल गलवान घाटी में जो झड़प हुई थी वह लाठी डंडों से हुई थी, तो आप लोगों को पता ही होगा कि इस सीमा पर तैनाती का आपस में जो दोनों देशों ने बहुत पहले ही समझौता किया था, उस समझौते के अनुसार दोनों देश निकटतम सैनिक जो सीमा पर रखेंगे वे बिना हथियार के रखेंगे। इसलिए गलवान घाटी में पिछले साल जून में जो हिंसक झड़प हुई, जिसमें भारत की तरफ से 20 सैनिक और जवान शहीद हुए और चीन की तरफ से 42 सैनिक और जवान हताहत हुए थे, वे दोनों आपस में लाठी डंडे और घूंसों आदि से लड़े थे। लेकिन अब उस तनाव के बाद जो गलवान घाटी में हुआ था, दोनों देश अपनी अपनी सीमा की तरफ बहुत भारी मात्रा में इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड आदि बना रहे हैं। वहां पर टैंक, फाइटर्स विमान, एयरक्राफ्ट कैरियर आदि जितने भी चीजें हैं उनकी तैनाती की जा रही है। आखिर सवाल यह उठता है कि चीन और भारत के साथ व्यापार भी हो रहा है। इस साल जो भारत और चीन के बीच व्यापार हुआ है वह लगभग $100 बिलियन तक पहुंचा है। तो फिर आखिर दोनों देश व्यापार भी कर रहे हैं और तनाव भी बनाए हुए हैं। आखिर इसका कारण क्या है? राजनीतिक मामलों के जानकार इस संबंध में 3 प्रकार की बातें कहते हैं। पहला, यह कहा जा रहा है कि चीन भारत को यह सिग्नल दे रहा है कि भारत अमेरिका के कैंप में नहीं जाए। आप लोगों को पता ही होगा कि आज दुनिया में अमेरिका ही एक सोल सुपर पावर है। पहले अमेरिका के साथ रसिया भी, सोवियत यूनियन जब था वह दूसरा सुपर पावर था, लेकिन सोवियत यूनियन के टूटने के बाद अब अमेरिका ही अकेला सुपर पावर बना है। अब अमेरिका को चीन से चुनौती मिल रही है। चीन को यह डर है कि भारत अगर अपना वजन अमेरिका की तरफ डालेगा तो उसके सुपर पावर के राह में रोड़ा अटकेगा। इसलिए भारत को यह सिग्नल दे रहा है कि हम भी यहाँ बैठे हैं, आप उधर ना जाओ, हमारी तरफ ही रहो। दूसरा, चीन को यह पता है कि IMF और वर्ल्ड बैंक द्वारा एक फोरकास्ट जारी किया गया है जिसके अनुसार 2030 तक चीन के साथ साथ अमेरिका और भारत 3 बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हो जाएगी, यानी भारत भी विश्व की 3 बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक अर्थव्यवस्था हो जाएगा। इसलिए चीन को यह डर है कि कहीं भारत से आने वाले दिनों में उसे चुनौती न मिले, इसलिए वह भारत को युद्ध का डर बना के, यानी युद्ध का वातावरण तैयार करके भारत कि आर्थिक रूप से कमजोर करना चाहता है, क्योंकि उस युद्ध के डर से भारत को बहुत बड़े पैमाने पर रक्षा के क्षेत्र में खर्च करना पड़ रहा है। और तीसरी बात यह है कि चीन को कई सारे देशों से, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, जापान, वियतनाम, कंबोडिया आदि शामिल है, उनसे बॉर्डर डिस्प्यूट या सीमा विवाद भारत की तरह ही चल रहा है। तो वह भारत के साथ पंगा लेकर यह उन लोगों को मैसेज दे रहा है कि अगर भारत कुछ नहीं कर पा रहा है तो आप लोग भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन वास्तविक स्थिति यही है कि भारत अभी तक डटा हुआ है। अगर कन्वेंशनल वार हुआ, यानी सैनिकों से सैनिकों की लड़ाई हुई, तो भारत का पलड़ा भारी होगा। हाँ, जहां तक मिसाइल या न्यूक्लियर बम का सवाल है तो वहां पर फिर चीन को भी तैयार रहना पड़ेगा कि अगर न्यूक्लियर बम गिरता है तो भारत भी चुप नहीं बैठेगा और दोनों देशों का अस्तित्व लगता है एक साथ समाप्त हो जाएगा और दूसरे देश भी इससे प्रभावित होंगे। इसलिए न्यूक्लियर वार तो हो नहीं सकता। जब भी लड़ाई होगी तो कन्वेंशनल वार होगा, पारंपरिक युद्ध होगा और उसमें भारत का पलड़ा भारी है। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद। से जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।